पार्ट 5 गद्दारों की इंफॉर्मेशन वाली चिप। उधर जंगल में नेचर कैंप में प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को बताते हैं उन लोगों को आगे के प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए और नेचर को और करीब से जानने के लिए समुद्र किनारे जाना होगा। और इसके लिए वह लोग अभी और इसी वक्त निकलेंगे ताकि शाम होते होते वह लोग वहां तक पहुंच सके। प्रोफेसर की बात मानकर सभी स्टूडेंट अपनी अपनी पैकिंग करने लगते हैं और बस में बैठकर समुद्र किनारे जाने के लिए निकल जाते हैं। डेविडसन बंगले में शाम के लगभग 4 o'clock बजे क्रिश अपने कमरे में बेड के सहारे बैठकर सुकून की नींद सोया हुआ था। तभी उसके कमरे के डोर पर कोई नॉक करता है, लेकिन क्रिश इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसकी नींद टूटती ही नहीं। लगभग 3 बार नॉक करने के बाद भी जाकर क्रिश की नींद नहीं टूटती है। ये देखकर दरवाजे पर खड़ा राका परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई इतनी बार नॉक करने पर क्रिश का दरवाजा न खुले, बल्कि दरवाजे पर छोटी सी आहट से क्रिश जल्दी से दरवाजा खोलता था। अचानक राका को कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगता है। ये सोचकर राका अपनी गन को लोड करके अपनी पोजीशन बनाकर अपने लोगों को इशारा करता है दरवाजा तोड़ देने के लिए। राका का ऑर्डर पाकर अगले ही पल उसके गार्ड क्रिश के कमरे का दरवाजे पर एक साथ पुश करते हैं और वो दरवाजा टूट जाता है। राका अपने साथियों के साथ क्रिश के कमरे के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज से क्रिश जल्दी से हड़बड़ाहट में उठता है और अपने सामने राका और उसके गार्ड को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, "What the hell is this? What is the way to get inside?" लेकिन राका अपने सामने क्रिश को सही सलामत देखकर सिर झुकाकर कहता है, "I'm sorry king, the first thought you were in trouble." हमने दरवाजे को बार बार नॉक किया पर आपने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में मुझे यह फैसला लेना पड़ा। राका की बात सुनकर क्रिश थोड़ा शांत होते हुए कहता है, "ओह, दरअसल मुझे थोड़ी नींद आ गई थी, इसलिए दरवाजे की नॉक की आवाज सुनाई नहीं दी।" क्रिश के मुंह से यह बात सुनकर राका हैरान होते हुए कहता है, "व्हाट? यह आप क्या कह रहे हैं? किंग आप सो गए थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?" राका की बात सुनकर क्रिश अपने सेंस में आता है। वह हैरान होते हुए खुद से कहता है, "यू आर राइट राका, मैं कैसे सो सकता हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे इंसोम्निया है। पिछले 13 सालों में मैं 1 दिन भी नहीं सोया, तो आज अचानक मैं कैसे सो सकता हूँ?" क्रिश की बात सुनकर राका अपने लोगों को वहां से जाने का इशारा करता है। राका का इशारा पाकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब उस कमरे में सिर्फ राका और क्रिश थे। उन लोगों के जाने के बाद राका क्रिश से कहता है, "हो सकता है क्रिश, कल तुम्हें जो गोली लगी थी उसके कारण तुम्हें ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और कमजोरी के कारण तुम्हें नींद आ गई।" दरअसल राका क्रिश का बहुत अच्छा दोस्त भी है और उसका बहुत वफादार भी। वह दुनिया के सामने तो उसे एक मालिक की तरह ट्रीट करता है, लेकिन अकेले में उसका दोस्त है, क्रिश के सुख दुख का साथी और उसका हमराज। क्रिश राका पर जितना भरोसा करता है उतना तो खुद पर भी नहीं करता। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है जब राका ने अपनी जान पर खेलकर क्रिश की जान बचाई है। राका की बात सुनकर क्रिश उसकी बात को नकारते हुए कहता है, "पागलों जैसी बात मत करो राका। आज से पहले भी मुझे कई बार गोली लग चुकी है और इससे ज्यादा भी ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन आज तक मैं अभी सोया नहीं हूँ। हाँ, बेहोश हो चुका हूँ, वह बात अलग है, लेकिन इस वक्त तो मुझे वीकनेस भी फील नहीं हो रही है। शायद इसका कारण कुछ और है।" क्रिश की बात सुनकर राका हैरान होते हुए पूछता है, "कहीं तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है?" "नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे इसका कारण जाना होगा। फ्रेंड को कॉल करो और से यहाँ आने को कहो," क्रिश ने सपाट लहजे में कहा। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका तुरंत फ्रेंड को मैसेज करता है। क्रिश राका से पूछता है, "क्या मछली जाल में फंसी? हमने तुम्हारी जान का जो रिस्क लिया था तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वाने का, क्या उसका रिजल्ट मिला? गद्दारों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है?" ये सुनकर राका क्रिश को बताता है, "मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल पाया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के नाम की लिस्ट मैंने उस चिप में निकाल ली थी जो मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से चुराई थी। अब हमें अगर कोई जानकारी मिल सकती है तो उस चिप में ही मिल सकती है। चलो वह चिप निकालो, देखते हैं कौन गद्दार है।" चिप की बात सुनकर क्रिश जल्दी से अपने कपड़ों को देखने लगता है। कपड़ों में कुछ ना मिलने पर क्रिश अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे चिप नहीं मिलती। क्रिश को चिप का ध्यान ही आ नहीं रहा था। क्रिश परेशान होते हुए राका से कहता है, "नहीं मिल रही है, शायद वह कहीं गिर गई है।" ये सुनकर राका हैरान होते हुए कहता है, "व्हाट? चिप कहाँ गिर सकती है? याद करने की कोशिश करो क्रिश, तुम जानते हो वह चिप कितनी इंपॉर्टेंट है। दुश्मनों की इंफॉर्मेशन उस चिप में ही है, अगर वह हमारे दुश्मनों के हाथ लग गई तो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा।" राका की बात सुनकर क्रिश अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट टाइम वह चिप कहाँ थी पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्रिश पूरे दिन को रिकॉल करता है। पुलिस उसका पीछा कर रही थी, उसे गोली लगी थी, फिर कार एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त उसने चिप चेक की थी, चिप उसके पास ही थी।
फिर वह जंगल की तरफ भागा और उस लड़की से मिला। उसके बाद वह बेहोश हो गया और उसे कुछ याद नहीं। जब होश में आया तो उसने देखा ही नहीं कि उसके पास चिप है या नहीं। क्रिश राका को बताता है वह चिप जंगल में ही कहीं गिरी है। फिर क्रिश राका से कहता है कि जिस पेड़ के नीचे वो छुप कर बैठा हुआ था वहां से लेकर आसपास के 20 मीटर की दूरी तक सब चेक करो, कोना कोना खंगालो, चिप वही आसपास जंगल में गिरी होगी। वह दोनों अभी आपस में बात कर ही रहे थे तभी डॉक्टर फ्रैंक कमरे के अंदर दाखिल होता है। फ्रैंक आते ही कृषि से पूछता है, क्या हुआ किंग, आपकी तबीयत तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे क्यों बुलाया? डॉक्टर फ्रैंक बिना दरवाजे को नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ था। ये देखकर क्रिश गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना दरवाजा नॉक किए बिना इजाजत के कमरे के अंदर दाखिल होने की? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? दरवाजा, ये बोलकर फ्रैंक हैरानी से पीछे की तरफ घूमता है। वहां तो दरवाजा था ही नहीं, दरवाजा नीचे टूटकर बिखरा हुआ था। उसे हैरान देखकर क्रिश भी दरवाजे की तरफ देखता है और गुस्से से फ्रैंक से घूर कर दांत पीसकर कहता है, अगर बाहर दरवाजा नहीं है फिर भी अंदर आने से पहले तुम्हें इजाजत लेनी चाहिए थी। तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो? क्रिश की बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंक डरते हुए कहता है, सॉरी किंग, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी सॉरी सुनकर क्रिश थोड़ा शांत होता है। फिर डॉक्टर फ्रैंक को बताता है, दरअसल 13 सालों में पहली बार आज मैं चैन की नींद सोया हूं और मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे ऐसा कैसे हुआ? क्रिश की बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंक हैरान रह जाता है। उसे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्रिश जो कह रहा है क्या वो सही है। वह अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक बार फिर क्रिश से कहता है, माफ कीजिएगा किंग, क्या आपने अभी यह कहा कि आपको नींद आई है? क्यों तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता कि मैंने क्या कहा? हाँ, मुझे 13 सालों में पहली बार नींद आई है। अब जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि तुम जानते हो आज तक मैंने एक चैन की नींद लेने के लिए ना जाने कितने ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, ना जाने कितने ही नींद की गोलियां खाई है, लेकिन मुझ पर कुछ असर नहीं होता, मैं कभी नहीं सोया। तो आज अचानक मुझे नींद कैसे आ गई? ये सुनकर डॉक्टर फ्रैंक हैरान होते हुए कहता है, हो सकता है किंग, हाल ही के दिनों में आपने कुछ ऐसा खाया या यूज किया है जिसके कारण आपको मेंटल स्ट्रेस से राहत मिली है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी यह बीमारी फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल है। कुछ बरसों पुराना आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है जिसके कारण आप चैन की नींद नहीं ले पाते, लेकिन अचानक आपको उस स्ट्रेस से राहत मिली है, आपको इमोशनल सपोर्ट मिला है और यही कारण है आपकी नींद आने का। ये सुनकर क्रिश डॉक्टर फ्रैंक से पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो सकता है, मुझे क्लियर करो। सॉरी किंग, इसका जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना होगा, क्योंकि आप लगभग 30 घंटे से यहाँ से गायब थे और उस बीच आपको ऐसा क्या मिला, आपने ऐसा क्या यूज किया जिसके कारण आपका स्ट्रेस दूर हुआ है, इस बारे में सिर्फ आप जानते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे और मेरी मानिए तो आपने जिस चीज को भी यूज किया है उस चीज को हमेशा यूज कीजिए, शायद यही आपकी बीमारी का सल्यूशन भी है। डॉक्टर फ्रैंक की बात सुनकर क्रिश उसे वहां से जाने का इशारा करता है। डॉक्टर फ्रैंक भी वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिश याद करने की कोशिश करता है कि आखिर 30 घंटे के बीच उसने ऐसा भी क्या किया है जिसके कारण उसे इमोशनल सपोर्ट मिला है। तभी उसकी नज़र राका पर पड़ती है। क्रिश राका को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम अभी के अभी जंगल में हमारे लोग लगा दो और उस चिप को ढूंढने की कोशिश करो, इससे पहले कि वह हमारे दुश्मनों या पुलिस के हाथ लगे। मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस अब तक मुझे उस जंगल के आसपास ढूंढ रही होगी या मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही होगी। पुलिस के पहुंचने से पहले हमें उस चिप तक पहुंचना होगा। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका वहां से जाने लगता है। तभी क्रिश को कुछ याद आता है, वह राका को पीछे से आवाज देते हुए कहता है, स्टॉप। क्रिश की आवाज सुनकर राका के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। वह घूमकर क्रिश की तरफ देखता है। क्रिश राका से कहता है, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम दे रहा हूं, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। वह कौन है, कहां से आई है, उसका अगला पिछला सारा रिकॉर्ड। क्रिश का ऑर्डर सुनकर राका बिना कोई सवाल पूछे वहां से चला जाता है। आखिर किसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है क्रिश? आखिर किसके पास है ये चिप? कैसे ठीक हो क्रिश की 13 साल पुरानी बीमारी? राका के चले जाने के बाद क्रिश अपने हाथों में रखे हुए आशी के दुपट्टे को देखते हुए कहता है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे बारे में सब जान जाऊंगा फायरफ्लाई। तुम जितनी दिखती थी उतनी ही मासूम हो या चालाकियां भी चलनी आती है? ये कहकर क्रिश आशी के दुपट्टे को कलाई में लपेट लेता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इधर दूसरी तरफ बीच के किनारे अब तक शाम के लगभग 5 o'clock बज चुके थे। सभी स्टूडेंट आकर प्रोफेसर के दिए ऑर्डर के हिसाब से जल्दी जल्दी कैंप लगाने लगते हैं। प्रोफेसर के हिसाब से आशी के पैरों में मोच लगी है, इसलिए उन्होंने आशी को एक साइड बैठने को कहा था।
आशी ने आज पहली बार अपनी जिंदगी में समंदर देखा था, वह तो बस समंदर में खो सी गई थी। आशी सबसे नजर बचाकर जल्दी से समंदर के पानी के पास जाती है और उस समंदर के पानी में अटखेलियां करने लगती है। डूबते हुए सूरज को देखकर अपने हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कान्हा जी, थैंक यू मुझे इतना खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए। कहते हुए आशी पैरों से पानी को उछालने लगती है। इस बीच आशी यह भी भूल गई थी कि उसने ही प्रोफेसर के सामने पैरों में मोच लगने का ड्रामा किया था। आशी के जोर जोर चिल्लाने से और पानी में छपकने से प्रोफेसर का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह आशी को पानी में छपकते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि आशी ने उन्हें उल्लू बनाया है। ये देखकर प्रोफेसर गुस्से से आग बबूला होकर आशी के पास जाते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, आशी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट कॉलेज में करूंगा, तुम देखना। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी अपने होश में आती है। अब जाकर उसे याद आया था कि उसने पैरों में मोच लगने का नाटक किया था। अब आशी बुरी तरह फंस चुकी थी। अब उसे प्रोफेसर को अपने झांसे में लेना जरूरी था, वरना उसे रेस्टिगेट होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आशी अपने नाखून चबाते हुए आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अगली प्लानिंग सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह अपने आंसुओं की टंकी चालू करते हुए कहती है, सर क्या बताऊं मैं आपको, मैं एक छोटी सी मासूम सी गुड़िया जैसी बच्ची। बचपन से लेकर आज तक एक छोटे से विलेज में पली बड़ी। जिंदगी में पहली बार मुझे समंदर दिखाई दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ खेलने चली आई। मैं मानती हूँ मैंने रात को आप लोगों से झूठ बोला क्योंकि मैं जंगल में भटक गई थी और डर के मारे मुझे जो समझ आया वह मैंने आपसे कह दिया। सर बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके अमेरिका आने की स्कॉलरशिप हासिल की है ताकि अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ, उन्हें जी पाऊँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंप्लेंट करके मुझे कॉलेज से मेरे बम पर लात मारकर बाहर फेंक दिया जाए तो आप कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि मैं हूं ही इस लायक। मैंने अपनी बेवकूफ़ी में आकर अपने देवता समान प्रोफेसर को धोखा दिया। कर दीजिए मेरी कंप्लेन सर, कर दीजिए। आशी ड्रामा करते हुए कहती है। आशी यही नहीं रुकती, वो सिर नीचे करके नकली आंसू बहाते हुए कहती है, मैं फिर चली जाऊंगी अपने उसी गांव में, वहां जाकर बकरियां चराऊंगी, अपने अनाथ आश्रम में सूखी रोटियां खाऊंगी, अपना गम भुलाने के लिए पानी की जगह दारू पीऊंगी और कभी कभी भूखे सो जाऊंगी। लेकिन वादा करती हूं सर, आप जैसे महान प्रोफेसर को कभी नहीं भूलूंगी। आज मैंने अपनी एक गलती के कारण अपने महान प्रोफेसर का दिल दुखाया है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। कहकर आशी अपने आंसुओं की टंकी को झूठ मूठ में पोंछते हुए समंदर की तरफ दौड़ने लगती है। आशी की बातें सुनकर अब तक प्रोफेशनल इमोशनल थे, लेकिन आशी को सुसाइड करने की कोशिश करते हुए देख प्रोफेसर की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। प्रोफेसर जल्दी से आशी के पीछे भागते हैं और बाकी बच्चों को भी चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे पकड़ो उसे, वह पागल सुसाइड कर लेगी। प्रोफेसर का ऑर्डर पाकर सभी लड़के और लड़कियां आशी को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। इस वक्त प्रोफेसर की तो दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी। अगर आशी को कुछ हो गया तो प्रोफेसर को उसे टॉर्चर करने के इल्जाम में जेल जाना होगा। तभी जॉश और कैथी आशी को पकड़ लेते हैं। जॉश और कैथी परेशान होते हुए आशी से कहते हैं, अरे यार आशी तू ये क्या कर रही है, पागल तो नहीं हो गई है? इतनी छोटी सी बात पर सुसाइड कौन करता है? अगर सर तेरी कंप्लेंट कर भी देंगे फिर भी तुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। इसमें सुसाइड करने वाली कौन सी बात है? आशी झूठ-मूठ ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे बेवकूफों, मैं क्या पागल हूँ जो सुसाइड करूंगी? ये तो मैं सर को बोतल में उतारने के लिए कर रही हूँ। तुम लोग बस मुझे छोड़ना मत वरना मुझे सच में सुसाइड करना पड़ेगा। आशी की बात सुनकर कैथी हैरान होते हुए पूछती है, बोतल? ये बोतल क्या होता है? जॉश भी हैरान नजरों से आशी को देख रहा था। वह भी इस बात का मतलब समझना चाहता था। उसने आशी को कसकर पकड़ रखा था ताकि वह छूट ना सके। आशी झूठ मूठ में खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे से कैथी से कहती है, अरे बेवकूफ, तुझे अभी बोतल का मतलब समझाने का टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी। पहले बस तुम लोग मुझे जोर से पकड़ कर रखना। आशी की बात सुनकर कैथी और जॉश उसे और जोर से पकड़ लेते हैं। आशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। आखिर क्या करूंगी मैं इस बेरंग जिंदगी का? अब तक प्रोफेसर भी दौड़कर उन लोगों के पास आ चुके थे। वह आशी को रोकते हुए कहते हैं, एम सॉरी आशी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ नहीं पाया, लेकिन प्लीज सुसाइड मत करो वरना मैं जेल चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेन किसी से नहीं करूंगा, पक्का बस सुसाइड करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी शांत होते हुए सर से कहती है, सर आपने 2 शादी कर रखी है?
आपकी शक्ल देखकर तो लगता नहीं है आपकी बीवियां आपको मारती नहीं है। आशी की बात सुनकर प्रोफेसर अपना चश्मा हटाते हुए कहते हैं, दोनों बीवियां मारती हैं इसलिए तो उनका गुस्सा तुम लोगों पर आकर उतारता हूं, क्योंकि उनके सामने तो मेरा मुंह नहीं खुलता। आशी, मेरी दोनों बीवियों और बच्चों पर दया करो और सुसाइड करने का ख्याल छोड़ दो। प्रोफेसर की बात सुनकर आंशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे छोड़ दिया सर, जाओ, आप भी क्या याद रखोगे। जाओ सर जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। आशी की बात सुनकर प्रोफेसर उसे घूरकर देखते हैं लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कह पाते और वहां से मायूसी से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद कैथी और जॉश आशी के हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, वाह मैडम, क्या एक्टिंग की है तुमने, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तुमने तो खड़ूस प्रोफेसर की भी हवा निकाल दी। तुम्हें पता है ये प्रोफेसर इतने कड़क हैं कि आज तक 15 बच्चों को रेस्टिगेट करवा चुके हैं। अगर तुम यह नाटक नहीं करती तो 16वीं तुम होती। कैथी की बात सुनकर आशी अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहती है, मान गए ना तुम लोग मुझे। अरे प्रोफेसर को तो उल्लू बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सर क्या जाने मेरी कहानी में तो हूँ शैतान की नानी। कहते हुए आशी उछल उछल कर ताली बजाते हुए खुश हो रही थी। आशी फिर कहती है, अब चलो समंदर में खेलते हैं। कहकर आशी दौड़ते हुए समंदर के पानी को अपने हाथों और पैरों से हुए एक गाने पर डांस करने लगती है। जॉश और कैथी भी आशी के साथ उछल उछल कर डांस करने लगते हैं और पानी से खेलने लगते हैं, लेकिन आशी अपनी ही मस्ती में थी। आशी हवा में हाथ लहराते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहती है, उड़ती घटाएं है काजल मेरा। आशी इस बात से अनजान थी कि कोई समंदर किनारे एक कार के बोनट पर बैठकर आशी की हरकतें देख रहा है और मन ही मन हंस भी रहा है। एक 25 साल का हैंडसम और गोरा लड़का, नीली आंखें, ब्राउन हेयर, 6.1 हाइट, जीन्स और टी शर्ट के साथ गले में एक फैशनेबल लॉकेट पहने, हाथ में एक गिटार और आंखों पर गॉगल्स। वो स्मार्ट सा लड़का हाथों में गिटार लिए कुछ सोच रहा था और इसी बीच उसकी नजर आशी पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। आशी तो बस अपनी मस्ती में समंदर के पानी से खेल रही थी और मस्ती में डांस कर रही थी। इस वक्त उसने एक सफेद रंग का अनारकली सूट पहना था जो बिल्कुल प्लेन था। उसमें वह किसी आसमान से उतरी हुई सफेद परी की तरह लग रही थी। आशी पानी से खेलते हुए मस्ती में उछल रही थी। वह हंसते हुए बिल्कुल एक खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल, काली गहरी आंखें, इस वक्त वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। आशी हवा में हाथ फैलाते हुए दिल खोल के दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसके पंख निकल आए हो। उसके पैर तो जमीन पर ठहर ही नहीं रहे थे। सामने बैठा इंसान उसकी अदाओं में खो चुका था। उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह इंसान कोई और नहीं, रॉकी है। रॉकी डेविडसन, क्रिश डेविडसन का भाई। तारों की रोशनी में, पूर्णिमा के चांद के नीचे आशी का चमकता हुआ मासूम चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चांद खुद जमीन में उतर आया है और अपनी चमक से सबको शीतल रोशनी दे रहा है। रॉकी आशी को निहारने में इतना खो गया था कि उसे आशी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। रॉकी आशी में खोसा गया था कि तभी अचानक कैथी आशी को आवाज लगाती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है। डांस करते हुए आशी भी अब थक चुकी थी। वह चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए कैथी की आवाज सुनकर उसके पास चली जाती है। अचानक आशी को वहां से जाता देखकर रॉकी उसके पास जाने की सोचता है। वह जैसे ही आशी की तरफ 2 कदम बढ़ाता है, अचानक उसे किसी की कॉल आती है। रॉकी आशी को जाते देखते हुए कॉल पिक करता है। कॉल के दूसरी तरफ रॉकी का सेक्रेटरी विकी था। विकी रॉकी से पूछता है, ब्रो, कल कॉन्सर्ट है, सॉन्ग रेडी हुआ या नहीं? रॉकी मुस्कुराते हुए जिस दिशा में आशी गई थी उस दिशा में देखते हुए कहता है, पहले तो तैयार नहीं किया था लेकिन अब मुझे मोटिवेशन मिल चुका है। तुम चिंता मत करो, कल का कॉन्सर्ट हिट होगा। इस पर उधर से विकी कहता है, ठीक है तो तुम्हें अभी आना होगा, बाकी की बातें फिक्स करनी है। मैं स्पॉन्सर को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम उन्हें बुलाओ, मैं आता हूँ। ये सुनकर विकी मुस्कुराकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। यू आर सो क्यूट, मूनलाइट। फिलहाल तो टाइम नहीं है लेकिन अगर कभी मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, कहकर रॉकी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। दरअसल रॉकी एक सिंगर है जो पूरे अमेरिका में फेमस था। आज उसे अपना सॉन्ग लिखने के लिए शांति और मोटिवेशन की जरूरत थी, इसलिए वह समंदर किनारे आया था ताकि शांत दिमाग से गाना लिख सके। पहले तो उसे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। वह काफी देर से अपने सॉन्ग को लेकर परेशान था, पर जब उसने आशी की पहली झलक देखी तो बस उसे मोटिवेशन भी मिल गई और सॉन्ग की धुन भी दिमाग में आ गई। क्या रॉकी को हो गया लव एट फर्स्ट साइट? क्या रॉकी आशी से मिल पाएगा? क्रिश और रॉकी, 2 भाइयों के प्यार में किसे मिलेगी आशी? आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।